तो हाय दोस्त, आज हम समझेंगे विद्युत रसायन कक्षा 12 के 3 चैप्टर से विद्युत रसायन समझेंगे। ठीक है, विद्युत रसायन चैप्टर का नाम है। तो हम देखेंगे विद्युत रसायन होता क्या है, पहले इसके बारे में समझेंगे, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और मैं दोस्तों कक्षा 12 के सभी सिलेबस को पूरा कंप्लीट करवाऊँगा और सभी प्रत्येक टॉपिक बाई टॉपिक करवाऊँगा। ठीक है, तो इसलिए पहले वीडियो को सब्सक्राइब इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं नई नई वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो विद्युत रसायन क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है, वह विद्युत रसायन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे विद्युत अपघटनी या आयनिक चालकत्व क्या होता है। तो विद्युत अपघट्य गलित एवं विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में उपस्थित आयनों के विद्युत चालकत्व को विद्युत अपघटनी या आयनिक चालकत्व कहलाता है। आयनिक चालकत्व कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे विद्युत अपघटनी से संबंधित कुछ मूल अवधारणाएं। तो एक एक करके इनको समझेंगे। कहते हैं विद्युत चालकता क्या है? विद्युत चालकता क्या है? यह प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है। विद्युत चालकता प्रतिरोध क्या होता है? व्युत्क्रम होता है, जहाँ C बराबर 1/R होता है। इसका मात्रक ओम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे विशिष्ट चालकता। नेक्स्ट है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, जहाँ K बराबर 1/P होता है। नेक्स्ट देखेंगे मोलर चालकता। किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों को मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है, मोलर क्या कहते हैं? मोलर चालकता कहते हैं। मात्रक है इसका साइमन मीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर। ठीक है, इसका सूत्र होता है लैम्डा m बराबर K गुणे 1000/C होता है। अब पढ़ेंगे तुल्यांकी चालकता। किसी विद्युत अपघट्य के एक तुल्यांकी भार को विद्युत तुल्यांकी चालकत्व कहते हैं। कहते हैं किसी विद्युत अपघट्य के एक तुल्यांकी भार को तुल्यांकी चालकत्व कहते हैं। इसका सूत्र होता है लैम्डा EQ बराबर K × 1000/C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवणजली विलयन में रखा जाता है तो धातु की छड़ में आवेश उत्पन्न हो जाता है। विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार की धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रोड विभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड विभव। जब धातु की पत्ती पत्ती है, ठीक है, जब धातु की पतली पत्ती को इसी के आयन युक्त विलयन में रखा जाता है तो धातु की पत्ती के सापेक्ष धनावेशित तथा ऋणावेशित हो जाती है और धातु की पत्ती के विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, अब इसकी प्रकृति देखेंगे कैसी होती है। विलयन का ताप और दूसरा है धातु आयनों की सांद्रता। कारक इसके देखेंगे, कारक क्या होते हैं प्रभावित करने वाले कारक। तो विलयन की सांद्रता पहली होती है, दूसरा नंबर धातु की प्रकृति, तीसरा नंबर है विद्युत अपघट्य की प्रकृति, चौथा नंबर है ताप की परिस्थिति। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इसे पढ़ेंगे। ठीक है, ये फिर क्वेश्चन पूछेगा मानक इलेक्ट्रोड पर टिप्पणी कीजिए, तो इसी को हम लिखेंगे। यदि अर्ध शेल अभिक्रिया में उपस्थित आयनों की सांद्रता इकाई हो
तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तथा दाब 1 वायुमंडल हो तो इस इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों 3 चीज़ याद रखना। क्या होता है, अर्धजल अभिक्रिया की आयनों की सांद्रता क्या है, इकाई हो, फिर तापमान 25 डिग्री सेल्सियस हो, दाब 1 वायुमंडल, दाब क्या हो, 1 वायुमंडल हो, तो इस इलेक्ट्रोड विभव को क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, देखो वह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसमें हाइड्रोजन गैस का दाब 1 वायुमंडलीय तथा विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 1 हो तो वह मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता या कहलाते हैं। ठीक है, उपयोगिता इसकी देखेंगे दोस्तों, जिस एक अर्धशेल का मापन करना है उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ सुचालक तार द्वारा बाह्य परिपथ में जोड़ देते हैं और क्या करते हैं, फिर इसे इस आक्सीकृत होने वाले इलेक्ट्रोड का मापन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी विभिन्न तत्वों के बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इस प्रकार देख सकते हैं LI KNA MG AL ZN CR BFE CO NI SN PB H CU HG। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आदि डैश हो सकते हैं तत्व। ठीक है, अगला देखेंगे इसके लक्षण, इसके सभी लक्षण पढ़ेंगे, दोस्तों देखेंगे आगे। पहला नंबर है, जो धातुएं हाइड्रोजन की अपेक्षा प्रबल अपचायक हैं उनको विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर रखा जाता है। ठीक है, दूसरा देखेंगे, जो धातुएं हाइड्रोजन की अपेक्षा दुर्बल अपचायक होते हैं उन्हें विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे रखा जाता है। ठीक है, तीसरा नंबर देखेंगे, इस श्रेणी में हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव शून्य माना जाता है। ठीक है, अनुप्रयोग देखेंगे इसके अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे, वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा, इसमें सभी क्वेश्चन इस चैप्टर के कराए जाएंगे। ठीक है, पहला नंबर है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं की अपचायक क्षमता घटती है क्योंकि मानक अपचयन विभव के मान बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर देखेंगे, इस श्रेणी में आयरन से नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइडों का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन हो जाता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं की रासायनिक सक्रियता तथा धन विद्युतीय लक्षण क्रमशः घटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कोलराउस का नियम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखेंगे, इसे हम पढ़ेंगे। कोलराउस द्वारा आयनों के स्वतंत्र अभिगमन से विद्युत अपघट्य के तनुता पर मोलर चालकता, धनायनों तथा ऋणायनों के अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के कुल योग होता है। ठीक है, जहाँ लेमडा इन्फिनिटी m बराबर लेमडा इन्फिनिटी प्लस लेमडा इन्फिनिटी माइनस। ठीक है, ये होता है दो, मतलब इसके टोटल योग के होता है लेमडा ये। ठीक है, अब कोलराउस के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, कोलराउस का अनुप्रयोग देखेंगे। तो कोलराउस का अनुप्रयोग, ठीक है, कोलराउस के नियम के अनुसार दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, कह रहा है कोलराउस के नियम के अनुसार दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण क्या कह रहा है,
एसिटिक अम्ल CH3COO इसका सूत्र होता है एसिटिक अम्ल का। जैसे विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता दुर्बल विद्युत अपघट्यों CHCl CH3COO यानी ये हाइड्रोक्लोराइड का होता है, और ये सोडियम एसिटिक, ठीक है, और ये NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, के विलीनों के अनंत तनुता पर मोलर चालकता से कोलराउस के नियम द्वारा परिकल्पित किया जा सकता है। तो हम कोलराउस के नियम को परिकल्पित किए करेंगे, कैसे किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसका थोड़ा सा सवाल टाइप में क्वेश्चन है, इसे लगा लेने अवश्य आता है, अनुप्रयोग, ये अनुप्रयोग के रूप में आता है, ठीक है प्रश्न। तो इसे हम देखेंगे और लगाएंगे अच्छे से। देखेंगे अगर हम लेमडा 5MHCl है तो हम इसे x बराबर करके लेमडा 5H पॉजिटिव प्लस लेमडा इन्फिनिटी दोस्तों, सॉरी लेमडा इन्फिनिटी है, ठीक है, Cl माइनस, ठीक है। फिर दूसरा नंबर लेंगे लेमडा M इन्फिनिटी CH3COO यानी बराबर y मान लेंगे इसे, ठीक है। तो लेमडा इन्फिनिटी N प्लस Na पॉजिटिव होगा और प्लस लेमडा इन्फिनिटी CH3COO माइनस होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट है लेमडा इन्फिनिटी M NaCl को क्या मानेंगे, Z मान लेंगे, तो ठीक है। तो लेमडा इन्फिनिटी Na पॉजिटिव होगा यहाँ पास, पॉजिटिव, प्लस लेमडा इन्फिनिटी Cl निगेटिव होगा, ठीक है। तो इसे हम क्या करना है दोस्तों, हमें लेमडा इन्फिनिटी M बराबर में क्या लाना है, CH3COOH व्यक्त करना है, इसके बराबर इसको लाना है। अब इस सूत्र में हम क्या करेंगे, इनका मान रख देंगे, x y z का मान यहाँ पर रख देंगे इतना पूरा, तो हमारा CH3COOH आ जाएगा आंसर यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं कैसे हल करते हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम x का मान कितना है, लेमडा इन्फिनिटी H पॉजिटिव प्लस लेमडा इन्फिनिटी Cl निगेटिव है, ठीक है। तो हम x की जगह इतना इसका मान रख देंगे, ये इतना मान रख दिए। अब फिर प्लस लगाकर, ये वाला प्लस लगाकर y का मान रख देंगे। तो y का मान कितना है, लेमडा इन्फिनिटी Na प्लस और प्लस लेमडा इन्फिनिटी CH3COOH निगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ रख दिए। अब फिर कोष्टक में माइनस, ये कोष्टक बंद कर देंगे। अब दूसरे कोष्टक में रखेंगे माइनस चिन्ह लगाते हुए ये z का मान रख देंगे, z का मान यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। फिर जब क्या होगा, जब इनको कोष्टक से बाहर करेंगे तो इस प्रकार कोष्टक से बाहर हो जाएंगे, लेकिन जब यह चीज कोष्टक से बाहर होगा तो ये माइनस का इनमें मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो माइनस के इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, अब माइनस प्लस करेंगे तो माइनस चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, प्लस माइनस कट जाएंगे, ठीक है। लेमडा इन्फिनिटी Cl प्लस का है और इधर लेमडा इन्फिनिटी Cl माइनस का है, तो प्लस माइनस Cl कट जाएंगे। इसी प्रकार जो है Na और Na ये माइनस और प्लस के हैं तो दोनों ये कट जाएंगे। तो हमारे पास दोस्तों क्या बचेगा, लेमडा इन्फिनिटी CH3COO और प्लस लेमडा H पॉजिटिव बचेगा। जिस प्रकार इन दोनों को मिलाकर लेमडा इन्फिनिटी CH3COOH बना सकते हैं, ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम इसके द्वारा जो है हम कोलराउस के नियम को व्यक्त कर सकते हैं, ठीक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेडॉक्स विभव किसी सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया होने पर, ठीक है, अपचयन अभिक्रिया होने पर धातु तथा विलयन में उपस्थित आयनों के मध्य साम्य में विभवांतर को रेडॉक्स विभव कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल के प्रकार पढ़ेंगे, प्राथमिक और द्वितीयक सेल है तो हम क्रम से पढ़ेंगे। प्राथमिक सेल क्या होता है इसे पढ़ेंगे। तो प्राथमिक सेल क्या होता है देखेंगे। प्राथमिक सेल में इलेक्ट्रोड अभिक्रिया केवल एक बार होती है, ठीक है। अब कुछ समय बाद मृत हो जाती है, अर्थात इसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों हम जानते हैं जो हमारे छोटे छोटे सेल होते हैं, जैसे टार्च के सेल हो गए, तो ये क्या होती है, प्राथमिक सेल हो जाते हैं। अगर ये एक बार यूज करने पर इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, मतलब कि इन्हें दोबारा जो है यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम जो टार्च के सेल होते हैं उन्हें एक बार जो है सेल में टार्च में लगा देते हैं, फिर जब वो सेल जो खत्म हो जाते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उन्हें दोबारा फिर हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोबारा वो चार्ज भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम प्राथमिक सेल कहते हैं। इस प्रकार के सेलों को क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं।
और दोस्तों जिन सेलों को हम दोबारा चार्ज कर लेते हैं, मतलब कि उन्हें उनको उपयोग कई बार कर सकते हैं, चार्ज करके भी कर सकते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े टार्चों में जो बड़ी बैटरी लगती हैं उन्हें हम चार्ज कर सकते हैं, तो क्या कहलाती हैं, द्वितीयक सेल होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो द्वितीयक सेल के बारे में भी पढ़ लेते हैं। इन द्वितीयक सेल क्या है, इन सेलों में इलेक्ट्रोड अभिक्रिया को बाह्य विद्युत ऊर्जा द्वारा उत्क्रमित किया जा सकता है। ठीक है, और इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करके पुनः आवेशित किया जा सकता है, अतः इसे संचयी सेल भी कहते हैं। इसे क्या हम कहते हैं, संचयी सेल। जैसे कि मैंने अभी बताया है कि जो हमारे द्वितीयक सेल होते हैं, जिन्हें जो है जैसे बड़े बड़े सेल जो टार्चों में सेल लगाए जाते हैं, बड़े सेल होते हैं जो 4 वाट के 5 वाट के सेल होते हैं और बड़े भी होते हैं, तो इन्हें हम क्या करते हैं, चार्ज कर सकते हैं। अगर यह पुनः डिस्चार्ज भी हो जाते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो इन्हें पुनः आवेशित कर सकते हैं और चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, ये चार्ज करने के बाद क्या होता है, हम इसे यूज कर सकते हैं, तो क्या बोलते हैं, द्वितीयक सेल कहते हैं। जैसे सीचा संचायक सेल होते हैं, ठीक है, और कई सारे सेल होते हैं। तो अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न आता है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक, 3 प्रश्न में से दोस्तों आपको बताऊंगा जो है इंपॉर्टेंट है, तीनों प्रश्न में से एक प्रश्न अवश्य बन जाता है। ठीक है, तो हम प्रश्न पढ़ेंगे। क्या कह रहा है प्रश्न, यद्यपि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्युमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, ठीक है, परंतु यह वायु और जल में स्थायी है, क्यों, कारण बताना क्यों है, ऐसा आखिर क्यों है। ठीक है, तो हम देखेंगे, तो पढ़ेंगे कि इसमें क्या कह रहा है। यदि कहते हैं या अत्यधिक सक्रिय होने कारण, कौन अत्यधिक सक्रिय होने के कारण, एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम अत्यधिक सक्रिय होने के कारण वायु की उपस्थिति में एल्युमिनियम तथा एल्युमिनियम धातु की सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की अच्छी परत जम जाती है। क्या होती है, क्या कह रहा है कि जब एल्युमिनियम अत्यधिक सक्रिय होने पर वायु की उपस्थिति में एल्युमिनियम धातु की सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की, जो एल्युमिनियम धातु है, कोई एल्युमिनियम बर्तन है, उस पर क्या हो जाती है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की रक्षी परत जम जाती है, जिसे एल्युमिनियम धातु पर वायु, जिससे या दोस्तों जिससे होगा, जिससे एल्युमिनियम धातु पर वायु तथा जल का कोई प्रभाव नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा यहाँ सॉल्व हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। ये दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है। ठीक है, तो हम देखेंगे Zn कॉपर सल्फेट के विलयन से Cu को विस्थापित कर, मतलब अलग कर देता है। ठीक है, जबकि Ag ऐसा नहीं कर पाता है। स्पष्ट कीजिए, कारण से बताइए क्यों, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, कह रहा कॉपर सल्फेट के विलयन से जो Cu कॉपर होता है कॉपर को विस्थापित कर देता है, Ag को नहीं स्थापित कर पाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, देखेंगे। Ag मतलब होता है दोस्तों सिल्वर होता है। ठीक है, देखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में Zn को Cu के ऊपर रखा, जो Zn होता है दोस्तों वो Cu के क्या होता है, ऊपर होता है। यहाँ मान लो यहाँ ये Cu है तो यहाँ Zn हो जाएगा, यहाँ अगर यहाँ Cu है तो यहाँ Zn होगा। मतलब विद्युत रासायनिक श्रेणी में Zn को Cu के ऊपर रखा गया है, ये Zn ऊपर है Cu के, ठीक, विद्युत रासायनिक श्रेणी में। जबकि Ag को Cu से नीचे रखा, जबकि Ag को Cu के जबकि Ag को Cu से नीचे रखा गया है। Ag किसके नीचे है, Ag को Cu से नीचे रखा गया है, मतलब इसके नीचे Ag को ये Cu के नीचे, Cu से नीचे क्या है, Ag को रखा गया। ठीक है, Ag को रखा गया, इसी कारण Zn कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट का सूत्र है दोस्तों। ठीक है, के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जबकि Ag कम सक्रिय होने के कारण ऐसा नहीं कर पाता है, ऐसा नहीं कर पाता। ठीक है दोस्तों, यह टॉपिक जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी पर ही निर्भर है। ठीक है, इसे अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में अवश्य आएगा। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम।
दोस्तों ये हमारा लास्ट प्रश्न है और इस चैप्टर से मैं इतने ही क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि ये इतने ही क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, और हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना इस चैप्टर में क्योंकि जितने भी टॉपिक करा दिया हूँ ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हें आप इतना पढ़ लेते हैं और तो इतने इस चैप्टर से इतना आपका काम हो जाता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इस प्रश्न को। कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ते की बनी छड़ की कील डालने पर उसका रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए, समझाइए। ठीक है, प्रश्न कई तरह से पूछ सकता है, तो हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। किसी विद्युत रासायनिक श्रेणी में Cu को Zn से नीचे रखा गया है। वही है दोस्तों, जैसे मैंने ऊपर बताया है, Cu को Zn से नीचे रखा, हमारा Zn ऊपर है, Zn ऊपर है, Cu नीचे है। ठीक है, रखा गया है। अतः Zn अधिक सक्रिय होने के कारण Cu के दो आयन, जो Cu के प्लस दो आयनों को Cu में अपचयित करने में सक्षम होता है। Cu में क्या करने में सक्षम होता है? अपचयित करने में सक्षम होता है। इसी कारण CuSO4 के विलयन से लोहे की कील डालने पर, CuSO4 के विलयन में लोहे की कील डालने पर कॉपर निक्षेपित होने लगता है, मतलब डिस्ट्रॉय होने लगता है। ठीक है, और विलयन का रंग और कॉपर निक्षेपित होने लगता है और विलयन का रंग धीरे धीरे, विलयन का नीला रंग धीरे धीरे क्या होता है? गायब हो जाता है। ठीक है, ओके दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गएगा। उसका नीला रंग, यहाँ दोस्तों नीला रंग होगा। ठीक है, प्रश्न में नीला होगा, सॉरी यहाँ पर मिस पॉइंट हो गया। ठीक है, तो यह नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है, इस कारण से स्पष्ट कीजिए। दोस्तों इस चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ठीक है, और वीडियो को एंड करते समय मैं इतना ही कहूँगा कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, जय हिंद। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।